गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज की सेकंड क्लास में, सोशियोलॉजी की सेकंड क्लास में आज एक नया टॉपिक हम उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। भाई जो जो लोग उठ रहे हो जल्दी जल्दी, सो रहे हो जल्दी जल्दी उठ जाओ। बहुत देर हो गई है, सुबह के 8 बज चुके हैं। सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सब अपने क्या है कुकून से बाहर निकलो, वरना क्या है कुकून में बंधे रहोगे, कुछ नहीं होने जाने वाला उससे। तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। सबका कंफर्ट जोन होगा कि 9 बजे उठेंगे आराम से, फिर देखेंगे, नहीं भैया उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हारी असफलता का मूल कारण है, ठीक है। तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हारी असफलता का फिलहाल मूल कारण है, ठीक है। तो उसको तोड़ो, उससे बाहर निकलो, सुबह 8 बजे उठो, ठीक है। तो आज की क्लास हम देख लेंगे। कल की क्लास में एग्जैक्टली हमने क्या देखा था, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल की क्लास में समाजशास्त्र क्या होता है उसको बारे में हमने चर्चा की थी। समाजशास्त्र की बेसिक अवधारणा के बारे में चर्चा की। समाजशास्त्र का भारत के संदर्भ में विकास कैसे हुआ उसको हमने देखा था। तो इन सब पॉइंट्स पे हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। आज की इस क्लास में हम भारतीय समाज क्या होता है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक समरसता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी आज ही की क्लास में चर्चा की जाएगी। चालू करते हैं। सबसे पहले आता है कि भारतीय समाज क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा कि भारतीय समाज क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करनी आज अभी हमको, है ना। तो आ जाओ, भारतीय समाज क्या होता है उसकी एक परिभाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय समाज की परिभाषा अगर बनाना चाहें हम तो क्या बना सकते हैं। तो भारतीय समाज की परिभाषा बनाने के पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय समाज को किन किन शब्दों के माध्यम से हम परिभाषित कर सकते हैं। अगर हमने ये समझ लिया कि हम भारतीय समाज को किन किन शब्दों के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे समझ जाएंगे कि परिभाषा उसकी कैसे बनानी है। गुड मॉर्निंग राकेश कनोजे जी, गुड मॉर्निंग सुभाष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इसमें आ जाता है प्राचीनता। भारतीय समाज की परिभाषा बनाने के लिए हम कुछ शब्दों को पकड़ेंगे, और उन शब्दों के आधार पर क्या करेंगे, हम हमारी परिभाषा तय करेंगे। जैसे भारतीय समाज की एक विशेषता क्या होती है, प्राचीनता। भारतीय समाज सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पहले भी अगर चलना है तो आप कहां से चल देंगे, प्रागैतिहासिक काल से चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी आपको कहां मिल जाएंगे, भीमबेटका वगैरह में मिल जाएंगे, आदमगढ़ की गुफाओं में मिल जाएंगे। और वहां से आदमगढ़ की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से आपको मिलता है समाज की जानकारी कि उस समय का समाज किस प्रकार का था। उस समय का जो समाज था, प्रागैतिहासिक काल का जो समाज था, वो कैसा था, हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर मतलब क्या होना कि ऐसे लोग जो अपना क्या है शिकार आदि के माध्यम से भरण पोषण करते थे। भाई जो खाना होता है, पीना होता है, वो भी तो क्या है समाज का ही क्या होता है, अंश होता है। संस्कृति का ही क्या होता है, अंश होता है, ठीक है। तो भारतीय समाज की पहली विशेषता क्या होती है, प्राचीनता। दूसरा, स्थायित्व। भारतीय समाज का स्थायित्व आप कैसे बताएंगे कि भारतीय समाज के जो स्थायित्व है वो लंबे कालखंड से चला आ रहा है। कैसे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था, आज समाज वही समाज आज भी है, उसी रूप में विद्यमान है, थोड़ा बहुत चेंजेस के आधार पर, ठीक है। वैदिक कालीन सभ्यता में जो समाज था भारतीय समाज, वही आज भी परंपराएं चलती हैं। जो सामाजिक परंपराएं वैदिक काल में चलती थी, भाई गाय का पूजन समाज में उस समय भी होता था, वैदिक काल में। गाय का पूजन समाज में आज भी होता है वर्तमान कालखंड में। प्रकृति का पूजन, प्रकृति मतलब होता है पशु पक्षी, पेड़ पौधों की पूजा करना। ये प्रकृति का पूजन सिंधु घाटी काल में भी चलता था, और ये प्रकृति पूजन हम आज भी करते हैं। तुलसी की पूजा हम आज भी करते हैं। 25 दिसंबर को कुछ लोग मेरी क्रिसमस तेरी क्रिसमस मना रहे थे, कुछ लोग तुलसी पूजन कर रहे थे, ठीक है। अपनी अपनी पसंद है। तो प्राचीनता हो गया, दूसरा स्थायित्व हो गया, तीसरा क्या हो गया, समन्वयवादी है। भारतीय समाज में समन्वय कैसा है, भारतीय समाज में सांप्रदायिक समन्वय है। संप्रदाय मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, रिलीजन का मतलब है। संप्रदाय मतलब क्या है, यहाँ पर रिलीजन का मतलब है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, धर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किस प्रकार का समन्वय है, सांप्रदायिक समन्वय है। यहाँ पे क्या है, जातीय समन्वय है। विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कौन सा है आपका स्पीसीज का समन्वय है कि यहाँ पे आपको मंगोलॉइड भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, ऑस्ट्रिक भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको द्रविडियंस भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको आर्य लोग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो समन्वय है। सर्वांगीणता है, पूर्ण रूप से क्या है, सबको समाहित करते हैं हम, ठीक है। सहिष्णुता है, एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता है, एक दूसरे के खान पान के प्रति सहिष्णुता है, एक दूसरे के रहन सहन के प्रति सहिष्णुता है, एक दूसरे के राजनीतिक विचारों के प्रति सहिष्णुता है। बात स्पष्ट है। तो हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा टॉलरेंट लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुवर्गीय है। हम पूरे भारतीय समाज को कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इनकम के आधार पे समाज को डिवाइड करना चलूं तो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग आ जाएगा,
ठीक है, ये जो वर्गीकरण है इसको आप जाति के आधार पर भी देख सकते हैं कि भाई विभिन्न जातियों के लोग हमारे यहाँ पे मिलते हैं कि वर्तमान में जो भारत सरकार द्वारा वो किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, डिवीजन किया गया है, वो किस प्रकार का है उसको जाति के आधार पर अगर हम देख करके चलें तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके बाद आपको जनरल कास्ट आ जाता है और इसी के अंदर विभिन्न जाति समूह क्या करते हैं रहते हैं। इसके अलावा बहुधार्मिक समाज भी है। कैसा समाज है? बहुधार्मिक समाज है कि विभिन्न धर्मों के लोग भी यहाँ पे क्या कहते हैं रहते हैं, आपस में निवास करते हैं। तो अब यहां से इन शब्दों के आधार पर हम क्या करेंगे, एक परिभाषा बनाएंगे। इन शब्दों के आधार पर हमारी क्या परिभाषा बन जाएगी एक, कि भारतीय समाज प्राचीनता एवं स्थायित्व को लिए हुए, क्या परिभाषा बनेगी? भारतीय समाज प्राचीनता एवं स्थायित्व से निर्मित एक समन्वयवादी, सर्वांगीण एवं सहिष्णु समाज है। भारतीय समाज प्राचीनता एवं स्थायित्व को लिए हुए समन्वयवादी, सर्वांगीण एवं सहिष्णु समाज है जो बहुवर्गीय, बहुजातीय, बहुधार्मिकता को प्रदर्शित करता है। परिभाषा स्पष्ट हो गई आपको कि भारतीय समाज प्राचीनता एवं स्थायित्व से निर्मित एक समन्वयवादी, सर्वांगीण एवं सहिष्णु समाज है जो बहुवर्गीयता, बहुजातीयता एवं धार्मीयता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बात स्पष्ट है? तो यहां से हमारी क्या हो जाती है, परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि इसकी भारतीय समाज की परिभाषा स्पष्ट होती है। अब हमको देखना है भारतीय समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं क्या होती हैं, यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, जो हमारा सिविल का एग्जाम है, सीएससी का एग्जाम है, उसमें डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इन विशेषताओं को शब्दों के आधार पर देखना चालू करते हैं कि सबसे पहली विशेषता क्या आती है। ठीक है, आप इसको क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आप इसको अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, अपने नोट्स में क्या करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्राचीनता एवं स्थायित्व। पहली विशेषता लिखिए प्राचीनता एवं स्थायित्व। हम क्या कर रहे हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता लिखेंगे प्राचीनता एवं स्थायित्व। प्राचीनता कैसे, तो मैंने आपको पीछे समझाया कि प्राचीनता कैसे, कि प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिलेंगे आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी मिलेंगे, वैदिक कालीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिलेंगे। इतना प्राचीन भारतीय समाज है। उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय समाज में क्या चीजें प्रचलित थी, वो कहीं ना कहीं पूर्णतः अथवा अंशतः आज भी प्रचलित हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय के कालखंड में, सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड में प्रकृति पूजा की जाती थी, तो वो प्रकृति पूजा आज भी की जाती है। पेड़ पौधों की पूजा हम आज भी करते हैं। बात स्पष्ट है? तो प्राचीनता हो गई। स्थायित्व कि भाई उस समय जो चीजें प्रचलित थी हम वो आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थायीपन है। तो भारतीय समाज की पहली विशेषता क्या होती है कि ये प्राचीन है। प्राचीन कितना तो बताएंगे, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के साक्ष्य मिलेंगे। और स्थायित्व तो कितना कि उस समय अगर हम प्रकृति पूजा करते थे तो आज भी करते हैं, उस समय हम क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे तो आज भी करते हैं। वो सब भारतीय समाज का ही क्या है, हिस्सा है। भारतीय समाज में विद्यमान संस्कृति का ही क्या है, वो हिस्सा है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो गई, प्राचीनता एवं स्थायित्व। दूसरी विशेषता लिखेंगे समन्वय। दूसरी विशेषता लिखेंगे समन्वय। समन्वय, समन्वय किनके बीच, धर्मों के बीच। समन्वय किनके बीच, धर्मों के बीच। कि भाई विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे विद्यमान हैं। दुनिया का सबसे क्रिश्चियंस का जो सबसे पुराना सेक्ट है, संप्रदाय है, वो भारत में मिलेगा। मुस्लिमों का जो सबसे पुराना जो सेक्ट है, संप्रदाय, वो भारत में मिलेगा। हिंदू यहाँ पे हैं ही, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा आपका जो बाकी सनातन धर्म में आ जाते हैं, जैन हो गए, सिख हो गए, पारसी मिल जाएंगे आपको, यहूदी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे क्या है, आपस में समन्वय करके क्या है, रहते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या मिलेगा, जातियों में समन्वय है। जातियों में समन्वय, भाई विभिन्न जातियां हैं यहाँ पर। अगर हम मंडल कमीशन के अनुसार चल दें, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार चल दें, अगर मंडल कमीशन के अनुसार ही चलें तो ओबीसी के तहत ही लगभग 4,500 जातियां हैं। एससी की जातियां अलग, एसटी की जातियां अलग, जनरल की जातियां अलग, लेकिन सब आपस में क्या है, मिलजुल करके समन्वय के साथ रहते हैं। इसी के बाद क्या जाता है, संस्कृतियों का समन्वय है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, संस्कृतियों का समन्वय। संस्कृतियों का समन्वय का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो निरंतर क्या होती गई, विभिन्न संस्कृतियों में खुद में समाहित करती चली गई। कि भाई पहले क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीक और यवन लोगों का हमला हुआ। भारत में जो सबसे प्रारंभिक आक्रमणकर्ता थे वो कौन थे, ग्रीक और यवन थे। तो ग्रीक और यवन जब भारत में आए तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति के कुछ अंश लेकर के यहाँ पर आए। वो अपने साथ अपने सामाजिक उसकी परंपराओं के कुछ अंशों को लेकर के यहाँ पर आए।
तभी तो आप क्या हुआ, आपको यहाँ पे क्या हुआ, गांधार शैली का विकास हुआ, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ, मथुरा शैली का विकास हुआ, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ, अमरावती शैली का विकास हुआ। वो जो चीजें थी वो वहां के समाज की थी, ग्रीक यवन समाज की थी, लेकिन वो यहाँ पे आकर के क्या हो गई, विकसित हो गई। ठीक है, तो आपको ग्रीक और यवन संस्कृति का अंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। भारत में जो अगला हमला होता है, अगर मैं बात कर लूं इधर सेंट्रल एशिया से, मुस्लिमों का जो हमला होता है, ठीक है, तो कब से चालू होता है, 720 से चालू होता है, 720 एडी से हमला चालू होता है। तो वो लोग जब हमला करना चालू करते हैं, वो लोग यहाँ पे जब परमानेंटली सेटल होने लग जाते हैं, तो वो भी अपनी संस्कृति के एक अलग हिस्से को लेकर के आते हैं यहाँ पर, और भारतीय संस्कृति उनकी संस्कृति के एक बड़े हिस्से को अपने में क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। इसके बाद अंग्रेज आते हैं, या यूरोपियंस कह ले मोटा मोटा, यूरोपियंस जितने आते हैं वो भी अपनी संस्कृति को लेकर के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग हिस्सों को भारतीय संस्कृति ने स्वयं में क्या कर लिया, समाहित कर लिया। बात स्पष्ट है? तो समन्वय किसका, धर्मों का, समन्वय किनका, जातियों का, समन्वय किनका, संस्कृतियों का। बात स्पष्ट है? तीसरी परिभाषा विशेषता लिखेंगे, आध्यात्मवाद है भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में आध्यात्मवाद है। आध्यात्मवाद, भाई भारतीय संस्कृति में आज की तारीख में बहुत सारे पश्चिमी लोग आते हैं, किस चीज के लिए, शांति की तलाश में। ठीक है, शांति की तलाश अर्थात पीस की खोज में। अब वो जो पीस मिलती है उनको किस रूप में मिलती है, आध्यात्मवाद के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, आध्यात्मवाद के रूप में मिलती है। अर्थात भारतीय समाज में भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी बात की गई है। लिख लेंगे इस लाइन को, भारतीय समाज में आध्यात्मवाद के तहत क्या बात की जाती है, तो भारतीय समाज में आध्यात्मवाद के तहत भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी बात की जाती है। सिर्फ भौतिक सुख और भोग विलासता की बात नहीं की गई है, यहाँ पे इसकी ही बात की गई है कि कैसे हम आध्यात्म के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कैसे हम आध्यात्म के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यहाँ मोक्ष मतलब क्या होता है, मरना नहीं, मोक्ष मतलब होता है क्या होना, जीवन का यथार्थ मालूम चल जाना, जीवन का सच्चा ज्ञान मालूम हो जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आध्यात्मवाद। अगला इसी में आ जाएंगे, जस्ट अ मिनट, एक मिनट ना। आ जाओ। ठीक है, इसमें अगली विशेषता आती है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज में चौथी विशेषता हम लिख रहे हैं, धर्म की प्रधानता। किसकी प्रधानता, धर्म की प्रधानता। पहली विशेषता हमने क्या बोली कि उसमें भारतीय समाज में क्या है, प्राचीनता एवं स्थायित्व है। दूसरी विशेषता क्या देखी हमने कि भारतीय समाज में क्या है, समन्वय है। तीसरी विशेषता हमने क्या देखी कि यहाँ पर आध्यात्मवाद का क्या है, प्रभाव रहता है। चौथी विशेषता कि भारतीय समाज में धर्म का प्रभाव है। आखिर हमने क्या देखा था, जब समाज शास्त्र का हमने विकास पढ़ा था, जब हमने समाज शास्त्र का भारत के संदर्भ में विकास पढ़ा पिछली क्लास में, तब हमने देखा था कि भारतीय समाज में जो सर्वोच्च चीज है वो क्या है, धर्म है। धर्म क्या करता है, गाइड करता है। धर्म क्या करता है, निर्देशन करता है। जैसे उदाहरण की बात कर लें कि आज की तारीख में जो भारत में राजनीति चल रही है, आज की तारीख में भारत में जो सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। कि भाई आपका खान पान कैसा होगा। जैसे बोला जाता है ना कि भाई जैन धर्म समाज के लोग हैं, जो जैन समाज के लोग हैं, वो क्या करेंगे, अधिकांशतः क्या रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन रहते हैं। अधिकांशतः वेजिटेरियन रहते हैं, उल्टा बोल दिया है ना, पूर्णतः वेजिटेरियन रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हम उस चीज को किसके प्रभाव के आधार पर देख रहे हैं, धर्म के आधार पर देख रहे हैं। तो धर्म क्या करता है, एक बड़ा रोल प्ले करता है। धर्म क्या करता है, एक बड़ा प्रभाव वहां पे क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुकूलनशीलता। पांचवी विशेषता क्या लिखेंगे, अनुकूलनशीलता। क्या लिखेंगे, अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता कैसे आती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिला।
तो ये जो प्रभाव देखने को मिलता है ये किसके कारण देखने को मिलता है? अनुकूलनशीलता के कारण। अनुकूलनशीलता का मतलब क्या होता है कि भारतीय संस्कृति सबको अपने अंदर क्या कर सकती है? समाहित करने में सक्षम है। ठीक है, समय के साथ क्या होती जाती है? वो परिवर्तित होती जाती है। समय के साथ ये समय की मांग के अनुसार क्या होती रहती है? भारतीय संस्कृति परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगली वो विशेषता, भारतीय समाज में कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये क्या होता है भाई? तो कर्म का सिद्धांत क्या है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हमारे समाज में यही तो बोला जाता है ना कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब कर्म ही नहीं करेंगे भाई तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग क्या है, सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं, सुबह के 8 बजे क्लास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कर्म नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा भाई, है ना, बात स्पष्ट है। तो कर्म की प्रधानता है भारतीय समाज में। इसके अलावा पुनर्जन्म की प्रधानता है कि अगर तुमने बुरा कर्म किया है तो उसका फल भुगतने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ओम शांति ओम में फिर से जन्म होता है, ठीक है, वैसे ही क्या है, यहां पे भी फिर से जन्म होगा। किस चीज के लिए जन्म होगा? अपने कर्म का फल भुगतने के लिए। बुरा कर्म किए थे तो बुरा कर्म का फल भुगतने के लिए आपका जन्म होगा। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय समाज की विशेषता है। इसी के बाद आता है वर्णाश्रम व्यवस्था। अगला आ जाता है इसी में 7वां पॉइंट, 7वीं विशेषता, वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक है, वर्ण और आश्रम व्यवस्था हमारे यहां पर है। देखो, अब वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव आज की तारीख में क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया है। अभी हम आगे आने वाली 5-6 क्लास बाद जब वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इसका प्रभाव कम क्यों हो गया है, इसके कारण क्या है। बट अभी के लिए फिर भी कि भारतीय समाज को 4 वर्णों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया था, जो कि आज की तारीख में जातियों के रूप में देखने को मिलता है। और दूसरा, भारतीय समाज को 4 जो पूरा जो जीवन होता है, भारतीय समाज में रहने वाले लोगों का जो जीवन चक्र होता है, उसको भी 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया था। प्रत्येक मनुष्य के जीवन को औसतन 100 वर्ष मान करके उसको 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। आश्रम व्यवस्था आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय समाज की एक विशेषता और क्या हो गई? वर्ण व्यवस्था हो गई, आश्रम व्यवस्था हो गई। ठीक है, अगली विशेषता उसी पर लिखेंगे, पुरुषार्थ। अगली विशेषता क्या लिखेंगे? पुरुषार्थ। अगली विशेषता क्या लिखेंगे? पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है? 4 बताए गए हैं और इन चारों पुरुषार्थों का पालन हमको करना होता है। हम प्रत्यक्षतः और अथवा अप्रत्यक्षतः उसका पालन निरंतर कर रहे होते हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? लिख लेंगे इनको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लिख लेंगे। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इसी के बाद इसी में क्या आ जाती है? अगली विशेषता, जाति व्यवस्था। अगली विशेषता क्या आ जाती है? जाति व्यवस्था। क्या आता है आपका? जाति व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, जाति व्यवस्था अगली विशेषता आ जाती है कि भाई भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के स्तरों में क्या किया गया? उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था भी भारतीय समाज का ही क्या है? विशेषता है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे, संयुक्त परिवार। भारतीय समाज की अगली विशेषता क्या आती है? संयुक्त परिवार है भारत में। भारत में क्या मिलेगा आपको? संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। भाई आज की तारीख में भी क्या है? एक बड़े स्तर पर, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़े स्तर पर परिवार क्या रहते हैं? आपस में मिलजुल करके रहते हैं। कितना भी बड़ा परिवार हो जाए लेकिन सदैव क्या रहेगा? वो संयुक्त परिवार के सेटअप में ही क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके क्या रहते हैं? उसको अपने अनुसार ढालते रहते हैं, उसके अनुकूल वो बन जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था कहां मिलेगी आपको? भारतीय समाज में देखने को मिलेगी। इसी के बाद इसमें आ जाता है आपका सहिष्णुता। इसी में अगली विशेषता क्या आ जाती है? सहिष्णुता। क्या विशेषता है अगली? सहिष्णुता। सहिष्णुता किन चीजों के प्रति? सहिष्णुता दूसरे के विचारों के प्रति, सहिष्णुता दूसरे के राय के प्रति, सहिष्णुता दूसरे के धर्म के प्रति, सहिष्णुता दूसरे के खान पान के प्रति। ठीक है, इस प्रकार की सहिष्णुता भारतीय समाज में देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। जिसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। 2019 के आसपास इस शब्द को आपने खूब सुना रहा होगा। ठीक है, 2019 के आसपास इस शब्द को आपने खूब सुना था। दरअसल इस शब्द को नहीं सुना था, इसके उल्टा शब्द सुना था। कौन सा? इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। क्या सुना था आपने? असहिष्णुता।
तो सहिष्णुता भारतीय समाज का क्या है, अंग है, भारतीय समाज की विशेषता है। इसी के बाद इसमें आखिरी विशेषता क्या आ जाती है, 12वीं विशेषता विविधता। क्या आती है, विविधता। भारतीय समाज में क्या है, विविधता है। किस चीज की विविधता है, लिख लेंगे यहाँ पे, कुछ विविधताएं लिख लेंगे, बहुत सारी प्रकार की विविधताएं, लेकिन फिर भी कुछ लिख लेंगे। कौन कौन सी विविधता है, तो सामाजिक विविधता है। किस प्रकार की विविधताएं हैं यहाँ पर, सामाजिक विविधता है। इसी के बाद क्या आता है, सांप्रदायिक विविधता है। विभिन्न संप्रदाय विद्यमान है। जैसे मैं बात कर लूं संप्रदाय के स्तर पर कि भाई हिंदुओं का एक अपना धर्म है, ठीक है, हिंदुओं का अपना एक धर्म है जिसको आप हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। अब इस हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय विद्यमान हैं। जैसे कोई क्या है, भगवान विष्णु की पूजा करता होगा तो वैष्णवाइट हो गया, कोई भगवान शंकर की पूजा करता होगा तो कोई शैवाइट हो गया, कोई काली माता की पूजा करता है, ठीक है। तो सब क्या है, अपनी पसंदानुसार क्या करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। तो सब अपने अपने संप्रदाय विद्यमान है। यही तो क्या है, यहाँ की विविधता है, ठीक है। इसी के बाद क्या आता है, जातीय विविधता आ जाती है। किस प्रकार की विविधता आती है, जातीय विविधता आ जाती है। किस प्रकार की विविधता आती है, जातीय विविधता आ जाती है। इसी में आगे लिख लेंगे भाषाई विविधता भी आती है। किस प्रकार की विविधता आती है इसी में, भाषाई विविधता। भाई अगर मैं बात कर लूं अनुच्छेद अनुसूची 8 के तहत, अगर मैं बात करूं अनुसूची 8 के तहत, तो वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं क्या है, अनुसूचित हैं। 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं की विविधता तो हो ही गई। इसके अलावा ऐसी ढेर सारी और भाषाएं हैं जो यहाँ अनुसूचित नहीं है। और इसके अलावा ढेर सारी क्या है, बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, ठीक है, उपभाषाएं हैं। वो सब क्या है, आपका भाषाई विविधता को प्रदर्शित करती हैं। इसी में लिखेंगे राजनैतिक विविधता। इसी में लिखेंगे राजनैतिक विविधता। राजनैतिक विविधता कैसी है भारतीय समाज में, कि भाई आपको यहाँ पे राइट विंगर्स भी मिलेंगे जिनको भाजपाई बोलते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट विंगर्स भी मिलेंगे जिनको आप क्या बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रलिस्ट और सेंटर लेफ्टिस्ट वाले मिल जाएंगे। सेंटर लेफ्टिस्ट कौन है, जिनको हम कांग्रेसी बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी, एक्सट्रीम वाली पार्टियां मिल जाएंगी, कम्युनल पार्टियां भी मिल जाएंगी। जैसे आपको कम्युनल पार्टियों में कौन कौन मिलेगा, शिवसेना मिलेगी। आपको कम्युनल पार्टियों में कौन मिलेगा, एआईएम मिलेगी, ओवैसी जी वाली पार्टी, ठीक है। तो आपको हर फ्लेवर के राजनीतिक विचार मिल जाएंगे यहाँ पर, हर प्रकार के राजनीतिक विचार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक विविधता हो गई। इसी में आखिरी लिखेंगे भौगोलिक विविधता। इसी में आखिरी में लिखेंगे भौगोलिक विविधता। क्या लिखेंगे, भौगोलिक विविधता, ठीक है। क्या लिखेंगे, भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पर्वत भी देखने को मिलेंगे, पठार भी देखने को मिलेंगे, मैदानी भाग भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जलवायु में भी अंतर देखने को मिलेगा कि भाई अगर आप अंडमान में जाएंगे तो वहां पे क्या इक्वेटोरियल जलवायु देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे पूरे बाकी देश में आ जाएंगे, जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी। मालवा में जाएंगे, समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिल जाएगी। तो ये जलवायु में क्या आता है, आपका परिवर्तन भी देखने को मिलता है, विविधता भी देखने को मिलती है। तो ये पूरा क्या था आपका भारतीय समाज में विद्यमान भारतीय समाज की क्या थी, ये विशेषताएं थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, वरना अभी हम आगे क्या है बढ़ेंगे। अब अगला आता है आपका सामाजिकरण क्या होता है या सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको देखना है, ठीक है। सामाजिकरण अथवा सोशलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो सामाजिकरण का सामान्य सा मतलब क्या होता है, तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मतलब क्या होता है, मनुष्य या मानव या व्यक्ति क्या करता है, समाज का अंग बनता है। उस समाज का अंग बनने के पश्चात वो क्या करता है, समाज से बहुत कुछ सीखता है। समाज से उसकी व्यवस्थाओं को सीखता है, समाज से उसकी परंपराओं को सीखता है, समाज में चल रहे विभिन्न नियमों को सीखता है। तो समाज में चल रही इन सब चीजों को जब सीखने के लिए सीखता है मनुष्य, तो उस सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मनुष्य द्वारा समाज का अंग बन करके, मनुष्य द्वारा समाज का अंग बन करके उसके विभिन्न प्रक्रियाओं, उसके व्यवहारों, उसके रीति रिवाजों, उसकी परंपराओं, उसके व्यवस्थाओं को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। उसकी व्यवस्थाओं को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। और इस समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, इस समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, जैविक अस्तित्व से, इस समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य जैविक अस्तित्व से
जैविक अस्तित्व से किसमें पहुंच जाता है? सामाजिक अस्तित्व में आ जाता है। जैविक अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि एक हाड़ मांस का आदमी है, ठीक है। जैविक अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि एक हाड़ मांस का आदमी है जिसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता, उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, उसका समाजीकरण नहीं हुआ, वो समाज की व्यवस्थाओं परंपराओं का पालन अभी करने लायक नहीं है। ये जैविक अस्तित्व है कि तुम सिर्फ एक जीव हो, बस हो गया और कुछ नहीं। भाई भाई जैसे उदाहरण की बात करें, जानवर हैं, जानवर भी क्या है, एक जीव ही है, और वो हमेशा इसी में रह जाते हैं। जानवर हमेशा जैविक अस्तित्व में ही रह जाते हैं, उनका कभी कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जानवरों का कोई समाज नहीं होता है, जानवरों की सिर्फ भीड़ होती है, झुंड होता है, जानवरों का कोई समाज नहीं होता। तो जानवरों का समाज नहीं होता है, तो इसी कारण वो हमेशा किस में बने रहते हैं? जैविक अस्तित्व में बने रहते हैं। लेकिन मनुष्य का तो समाज है, तो मनुष्य क्या करता है? जैविक अस्तित्व से कहां पहुंच जाता है? सामाजिक अस्तित्व में पहुंच जाता है। कैसे? तो जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में पहुंचने के लिए वो क्या करता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। कहां से गुजरता है? समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। अर्थात क्या करता है? वो समाज में चल रही रीतियों परंपराओं को क्या करता है? सीखता है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि समाजीकरण बताइए, तो वहां पर आपको क्या करना है? यही चीजों को बताना है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? स्वयं को आत्मसात करवाता है। आत्मसात किस चीज का? संस्कृति का। आत्मसात किस चीज का? समाज में चल रही परंपराओं और व्यवस्थाओं का। आत्मसात करना मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। आत्मसात करना मतलब क्या होता है? ग्रहण करना उस चीज को। बात स्पष्ट है? ठीक है, तो ये क्या था? आपका समाजीकरण था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नया टॉपिक। यहां से आपका क्या आता है? बिल्कुल नया टॉपिक आता है। वो क्या है? सामाजिक समरसता क्या होती है। यहां से आता है आपका सामाजिक समरसता क्या होती है, इसके बारे में आज हमको जानना है। सामाजिक समरसता किसे कहते हैं? ठीक है, तो सामाजिक समरसता को अगर परिभाषित किया जाए तो सामान्य सा मतलब क्या होता है उसका? समाज में सभी रस क्या हो जाएं? समान हो जाएं। अब यहाँ पे समाज में सभी रस क्या है? तो रस क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे रस मतलब क्या होता है? जातियां। यहाँ पे रस मतलब होता है धर्म। यहाँ पे रस मतलब होता है वर्ग। और भी जितने प्रकारों से क्या है समाज में विभाजन है। भाई समाज में विभाजन किस किस प्रकार से है? धर्म के आधार पर समाज में विभाजन, जाति के आधार पर है, संप्रदाय के आधार पर है, विचारों के आधार पर है, मान्यताओं के आधार पर है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की क्या है विभाजन विद्यमान है, अलग अलग प्रकार के क्या है मतभेद विद्यमान है, इन सबको हमको क्या कर देना है? एक कर देना है। सभी को क्या करना है? एक ही उसमें लेकर के आ जाना है, लेवल पर लेकर के आ जाना है। तो समाज में चल रही, जब क्या करते हैं आप? समाज में चल रही विषमताओं को खत्म किया जाता है। समाज में चल रही विषमताओं को खत्म करके सबको क्या किया जाता है? एक ही रेखा में ला दिया जाता है, सबको एक ही लेवल पर ला लिया जाता है। तब उसको क्या कहते हैं हम? सामाजिक समरसता कहते हैं। बात स्पष्ट यहां तक? सामाजिक समरसता का सामान्य सा मतलब क्या हुआ कि समाज में चल रही असमानताओं को खत्म करके, समाज में चल रही विषमताओं को खत्म करके सभी को एक ही स्तर पर लेकर के आना सामाजिक समरसता कहलाता है। बात स्पष्ट है? ठीक है, तो ये क्या है? समाज के सभी वर्गों में। अब इसको परिभाषित करना अगर चालू किया जाए तो परिभाषित कैसे करेंगे? तो समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी वर्गों में हमने बताया कि कैसे कैसे विभाजन विद्यमान है। तो समाज के सभी वर्गों में क्या करना? पारस्परिक प्रेम और सौहार्द को स्थापित करना क्या कहलाता है? सामाजिक समरसता कहलाता है। तो समाज में ढेर सारे वर्ग हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे या अन्य चीजों के आधार पे। तो इन सभी वर्गों में क्या आप मध्य आपस में क्या करना है हमको? प्रेम और सौहार्द को स्थापित करना है। प्रेम और सौहार्द को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? सामाजिक समरसता कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? सामाजिक समरसता कहेंगे। ठीक है, तो एक बार परिभाषा लिखेंगे सभी कोई। एक बार क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे हम। परिभाषा लिखेंगे समाज के, परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। समाज के विविध स्तरों में विद्यमान, समाज के विविध स्तरों में विद्यमान भेदभाव
एवं असमानता समाज के विविध स्तरों में विद्यमान भेदभाव एवं असमानता को समाप्त करके, समाज के विविध स्तरों में विद्यमान भेदभाव एवं असमानता को समाप्त करके प्रेम एवं सौहार्द की स्थापना करना, समाज के विविध स्तरों में विद्यमान असमानताओं को समाप्त करके प्रेम एवं सौहार्द की स्थापना करना ही सामाजिक समरसता कहलाता है। ये क्या हो जाती है? आपकी सामाजिक समरसता की परिभाषा हो जाती है। और जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत होता है, जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत होता है, यही क्या है? एक आइडियल सोसाइटी का लक्षण होता है, मूल लक्षण। एक आदर्श समाज का क्या होता है? मूल लक्षण होता है। अगर आप बोलेंगे आदर्श समाज का मूल लक्षण क्या होता है, तो आदर्श समाज या आइडियल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, कि जिसको हर कोई क्या कर सकता है। आइडियल मतलब क्या होता है? आदर्श मतलब कि एक ऐसी चीज जिसको हर कोई क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है। तो अगर समाज को आपको चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके समाज को फॉलो करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सामाजिक समरसता को स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो सामाजिक समरसता के माध्यम से क्या किया जा सकता है? आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। और आदर्श समाज क्या हो सकता है? पूरी दुनिया के लिए गाइडिंग फोर्स बन सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या था? आपका सामाजिक समरसता था। ठीक है, ये जो सामाजिक समरसता का कॉन्सेप्ट होता है, इसी में एक और बात जुड़ती है कि यहाँ पे क्या होता है? मैं के सिद्धांत के बजाय, मैं के सिद्धांत के बजाय कौन सा सिद्धांत आ जाता है? हम का सिद्धांत। सॉरी, उल्टा हो गया है ना। हम के सिद्धांत के बजाय क्या आता है? आपका मैं का सिद्धांत आता है। मतलब कि लोग क्या बोलते हैं बार बार इसमें? क्या बोलते हैं? मैं। ठीक है, इसका मतलब मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मेरी क्या है ये पहचान, मेरी वो पहचान। हर क्या करते हैं? आइडेंटिटी वो चल रही होती है। इसमें क्या है? सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न ये होती है कि हम स्वयं को क्या रख रहे होते हैं? केंद्र में रख रहे होते हैं। लेकिन जब सामाजिक समरसता का कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो वहां पे मैं का सिद्धांत क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वहां पे क्या होता है? मैं का सिद्धांत खत्म हो जाता है। और किस चीज का सिद्धांत आता है? हम का सिद्धांत आ जाता है। किस चीज का सिद्धांत आता है? हम का सिद्धांत। तो आदर्श समाज अथवा सामाजिक समरसता वाला समाज जो रहता है, वहां पे क्या होता है? मैं के स्थान पर हम को बल दिया जाता है। ठीक है, आई की बजाय क्या किया जाता है? वी को महत्व दिया जाता है। आई में समस्या क्या है? आई में समस्या क्या है? मैं में समस्या क्या है? कि आप क्या करते हैं? स्वयं को सर्वोच्च स्थान पर लेकर जाना प्रयास करते हैं। जबकि समाज में तो क्या होता है? समाज का मतलब ही क्या है? व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है। समाज का मतलब क्या होता है? कि भाई व्यक्ति इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। भाई 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग क्या मिलकर के समाज बनाते हैं। तो जब 1000 लोग मिलकर के समाज बना रहे हैं, तो उस 1000 में आपको हम का सिद्धांत रखना पड़ेगा। उस 1000 के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हम का सिद्धांत रखना पड़ेगा। वहां पे फिर आप मैं से काम नहीं चला सकते हैं। बात स्पष्ट है यहां तक? ठीक है, तो सामाजिक समरसता क्या है? सामाजिक समरसता क्या है? एकात्मता का चिंतन है के बजाय क्या है? एकात्मता का मतलब क्या होता है? आ जाओ वापस से। ठीक है, यहां पे क्या होता है? एकात्मता के बजाय, एकात्मता का मतलब क्या होता है? एकात्मता, एकात्मता का मतलब क्या होता है? मैं। एकात्मता का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, तो इस मैं के बजाय, इस मैं के बजाय क्या किया जाता है? आत्मीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। आत्मीयता मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? आत्मीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। आत्मीयता का मतलब क्या होता है? कि मेरा आपसे कुछ लगाव रहेगा, आपका मेरे से कुछ लगाव रहेगा। हम सब मिल करके क्या रहेंगे? आपस में जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ये तो क्या था आपका? अभी सामाजिक समरसता की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समरसता के उद्देश्य क्या होते हैं। इसको लिखेंगे आप लोग, सामाजिक समरसता के उद्देश्य। सामाजिक समरसता के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको लिखेंगे। क्या होते हैं सामाजिक समरसता के उद्देश्य? सबसे पहले लिखेंगे सामाजिक समरसता के उद्देश्यों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। पहला उद्देश्य लिखेंगे सामाजिक समानता, सामाजिक समानता एवं एकता की भावना, एकता की भावना को वृद्धि होती है, बढ़ावा मिलता है। कैसे भाई? तो अगर क्या किया गया? समाज के सभी वर्ग क्या हो जाएं? समान हो जाएं।
अगर क्या किया जाए, समाज के सभी वर्ग क्या हो जाएं, समान हो जाएं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहे, सभी वर्ग क्या रहें, आपस में मिलजुल करके क्या रहेंगे, निवास कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, सामाजिक समानता स्थापित होगी, कोई जातिगत विभेद नहीं रहेगा, कोई धार्मिक विभेद नहीं रहेगा, कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होगा, सब वर्ग क्या है, समान है, तो सामाजिक समानता स्थापित होगी। दूसरा, एकता की भावना का विकास होता है। तो अगर सब लोग क्या है, समान हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव विद्यमान नहीं है, सब लोग समान हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव विद्यमान नहीं है, तो सीधी सी बात है, एकता की भावना को ही क्या मिलेगा, वहां से बढ़ावा मिलेगा, एकता की भावना कोई भावना ही क्या वहां से बढ़ेगी। बात स्पष्ट है यहां तक। दूसरा, दूसरी विशेषता लिखेंगे, दूसरा उद्देश्य लिखेंगे, एकाधिकारों के स्थान पर, दूसरी विशेषता लिखेंगे, एकाधिकारों के स्थान पर, एकाधिकारों के स्थान पर, एकाधिकार बोलते हैं ना हम, एकाधिकार, तो एकाधिकार के स्थान पर किसको बढ़ावा दिया जाता है, समान अधिकार को, किसको बढ़ावा दिया जाता है, समान अधिकार को। बात स्पष्ट है यहां पर, एकाधिकार के बजाय किसको बढ़ावा दिया जाता है, समान अधिकार को। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का ही संपत्ति पे अधिकार रहेगा, किसी एक व्यक्ति का ही समाज के निर्णयों में अधिकार रहेगा, किसी एक व्यक्ति का ही क्या है, अन्य चीजों में क्या रहेगा, प्रभुत्व देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सब कोई समान है, सामाजिक समरसता है, तो किसी भी निर्णय को लेने के पहले उन सभी लोगों की क्या ली जाएगी, राय ली जाएगी, उन सभी लोगों को क्या लिया जाएगा, मत लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी विशेषता लिखेंगे इसी में, इस पर तीसरी विशेषता लिखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तीसरी विशेषता क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। तीसरी विशेषता लिखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भाई अगर सभी लोग क्या है, सभी लोग क्या है, सामाजिक समानता के सिद्धांत का पालन करते हैं, अर्थात सब लोग क्या है, समान रूप से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्य तो बढ़ेंगे ही। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, तो जो आपके प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, आपके प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व। भाई बंधुत्व कब बढ़ेगा, बंधुत्व मतलब क्या है, आपस में भाईचारा को बढ़ावा देना। तो आपस में भाईचारा कब बढ़ेगा, जब हम एक दूसरे को क्या मानने लग जाएंगे, समान मानने लग जाएंगे, जब हम एक दूसरे से क्या करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, तब तो क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा, तब तो बंधुत्व बढ़ेगा, और बंधुत्व बढ़ेगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। बात स्पष्ट है यहां तक। अगली विशेषता लिखेंगे इसी में, अगली विशेषता लिखेंगे सामाजिक समरसता में, या उसके उद्देश्य में लिखेंगे अगली विशेषता। अगली विशेषता लिखेंगे क्या, कि वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा मिलता है। फोर्थ उद्देश्य लिख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा मिलता है। भाई सभी लोग क्या हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोग क्या हैं, समान हैं। अगर सभी लोग समान हैं तो एक दूसरे के साथ हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और पूरी वसुधा को अपना परिवार मानेंगे, पूरी धरती को एक परिवार के रूप में क्या कर रहे होंगे, हम मान करके चल रहे होंगे। ठीक है, कोई क्या है, किसी ऊंची जाति का नहीं होगा, कोई नीची जाति का नहीं होगा, सब क्या है, आपस में बराबर होंगे, सब क्या है, एक समान होंगे। यही तो सामाजिक समरसता होती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पांचवा उद्देश्य, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक समरसता से सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक समरसता से सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। बात स्पष्ट है। सामाजिक एकीकरण का मतलब क्या है, सब एक समान हो जाना। सामाजिक एकीकरण मतलब क्या है, सब एक समान हो जाना। इसके बाद आता है, जड़ मूलक कुप्रथाओं का अंत होता है। जड़ मूलक कुप्रथाएं क्या होती हैं, जो लंबे कालखंड से क्या है, कुप्रथाएं हमारे समाज में जमी हुई हैं। ऐसी कुप्रथाएं, ऐसी सामाजिक समस्याएं जो लंबे कालखंड से हमारे समाज में एक क्या है, जड़ के रूप में जमी हुई हैं। तो ऐसी प्रथाओं का भी क्या होता है, खात्मा होता है। किसके कारण, सामाजिक समरसता के कारण। अगर सामाजिक समरसता आ जाए, स्थापित हो जाए, सब समान हो जाएं, तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। सब समान हो जाएं तो धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। सब समान हो जाएं तो सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाएंगे। बात स्पष्ट हो गई। तो ये किससे संभव होता है, आपका सामाजिक समरसता से संभव होता है। सातवीं विशेषता लिखेंगे, सातवीं विशेषता लिखेंगे, लैंगिक भेद,
लैंगिक भेद, सामाजिक समरसता स्थापित हुई ना, तो समाज में समरसता आई, तो समाज का हिस्सा क्या है, महिलाएं भी हैं, समाज का हिस्सा पुरुष भी हैं, समाज का हिस्सा क्या है, जो आपका वो होते हैं ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी हैं, और सबके साथ अपने अपने स्तर का भेदभाव विद्यमान है। लेकिन अगर सामाजिक समरसता स्थापित हो जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, सब लोग समान हो जाएंगे, तो लैंगिक जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, लैंगिक भेदभाव खत्म होता है। क्या खत्म होता है, लैंगिक भेदभाव खत्म होता है, पहली बात। दूसरी बात उसी में लिख लेंगे, लैंगिक भेदभाव के साथ रंग भेद खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंग भेद क्या होता है, रंग के आधार पर भेदभाव करना, तू काला है, तू गोरा है, तू नाटा है, ठीक है, ये सब जो भेदभाव चल रहा होता है, भाई काले को काला क्यों बोलना है, गोरे को गोरा क्यों बोलना है, सांवले को सांवला क्यों बोलना है, वो जैसा है उसको उसको उसकी हालत में छोड़ो ना, किसी को बोलना ही क्यों है, ठीक है, मत बोला करो काले को काला। इसके बाद क्या है, अस्पृश्यता का अंत होता है, ठीक है, इसी में लिख लेंगे उद्देश्य में, सामाजिक समरसता के कारण क्या होता है, अस्पृश्यता का अंत होता है। किसका अंत होता है, अस्पृश्यता खत्म हो जाती है। अस्पृश्यता मतलब क्या है, छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब क्या है, छुआछूत। छुआछूत किस आधार पर, जाति के आधार पर। इसका भी अंत किससे होगा, सामाजिक समरसता से होगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका अभी तक, यहाँ पे सामाजिक समरसता के उद्देश्य थे, ठीक है, सामाजिक समरसता के उद्देश्य। अब इस पे आ जाता है, अगली हेडिंग पे चलते हैं हम, सामाजिक समरसता के उद्देश्य के बाद सामाजिक समरसता के घटक क्या होते हैं, सामाजिक समरसता के तत्व क्या होते हैं, इस पर चलते हैं। सामाजिक समरसता के तत्व क्या होते हैं, अथवा सामाजिक समरसता के घटक क्या होते हैं, क्या क्या चीजें सामाजिक समरसता का क्या होती हैं, अंग होती हैं। तो सबसे पहले आता है परस्पर सद्भाव। सबसे पहले क्या आता है आपका, परस्पर सद्भाव। लिखेंगे परस्पर सद्भाव। परस्पर सद्भाव, सबके साथ क्या रखेंगे हम, अच्छा भाव रखेंगे। सबके साथ क्या रखेंगे हम, अच्छी भावना रखेंगे, सद्भावना रखेंगे। सबके साथ हम क्या रखेंगे, सद्भावना रखेंगे। सबके साथ हम क्या करेंगे, सहयोग का भावना रखेंगे। बात स्पष्ट है। तो परस्पर सद्भाव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति सद्भावना के विचार को क्या रखना, बनाए रखना, यह होता है आपका परस्पर सद्भाव। दूसरी विशेषता लिखेंगे उसी में, दूसरी विशेषता लिखेंगे या दूसरा घटक लिखेंगे, एकता एवं बंधुत्व। सामाजिक समरसता के घटक पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, सामाजिक समरसता के घटक बताइए। तो सामाजिक समरसता के अगर आपसे घटक पूछा जाता है तो पहला क्या बताएंगे, परस्पर सद्भावना या परस्पर सद्भाव। दूसरा क्या बताएंगे, उसमें लिख लीजिए, दूसरा बताएंगे एकता एवं बंधुत्व। एकता एवं बंधुत्व, क्या बताएंगे, एकता एवं बंधुत्व। भाई अगर आपको समाज में समानता स्थापित करनी है, समरसता स्थापित करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकता की स्थापना करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, भाईचारे को बढ़ावा देना पड़ेगा, बंधुत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एकता का सूत्र क्या करता है, मातृत्व की भावना को विकसित करता है। एकता का सूत्र या बंधुत्व का सूत्र क्या करता है, मातृत्व की भावना को विकसित करता है। ये मातृत्व की भावना क्या होती है, हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं, हम सब एक ही माँ की संतानें हैं। एक ही माँ मतलब भारत माँ, एक ही माँ मतलब क्या होता है, भारत माँ। तो हम सब भारत माँ की ही संतानें हैं। इस भावना का विकास कैसे होता है, इस भावना का विकास होता है एकता एवं बंधुत्व से, कि भाई इस धरती में, इस भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, किसी भी अन्य उसके विभेद के हों, लेकिन वो सब क्या है, एक ही माँ की संतान है। इसको क्या बोलते हैं, मातृत्व की भावना का विकास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको मातृत्व की भावना का विकास होना। बात स्पष्ट है। इसके बाद लिखेंगे तीसरी विशेषता, समानता एवं समता, या इसी को सिर्फ समानता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समानता। भाई आपके संविधान में समानता की बात की गई है, प्रस्तावना में ही समानता की बात की गई है, ठीक है। भाई सामाजिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, राजनैतिक समानता होनी चाहिए। तो वो जो समानता आपको चाहिए वो कहां से मिलेगी, एटलीस्ट सामाजिक समानता कहां से आएगी, तो सामाजिक समानता आएगी सामाजिक समरसता से। सामाजिक समानता कहां से आएगी, सामाजिक समरसता से निकल करके आएगी, ठीक है। तो समाज में जो वंचित वर्ग होता है,
समाज में जो उपेक्षित वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है समाज में? वंचित वर्ग। वंचित वर्ग मतलब वो ऐसा वर्ग जिसको क्या है, ऐसा वर्ग जिसको क्या है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो वंचित है, वंचना का शिकार है। वंचना मतलब कुछ ना मिल पाना, वंचना मतलब क्या होता है? कुछ ना मिल पाना। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऐसा समूह जो वंचना का शिकार होता है, वो वंचित वर्ग कहलाता है। और वही उसी वो वंचित हुआ क्यों? दरअसल वो वंचित इसलिए हुआ क्योंकि वो उपेक्षित था, वो उपेक्षा का शिकार था। वो क्या था? उपेक्षा का शिकार था। किसकी उपेक्षा? समाज के मुख्य धारा के लोगों की उपेक्षा, समाज के मुख्य धारा के लोगों की उपेक्षा, सरकार की उपेक्षा, सामाजिक संगठनों की उपेक्षा। ठीक है, तो वंचित वर्ग या उपेक्षित वर्ग भी क्या हो जाएंगे? समान रूप से आ जाएंगे। ठीक है, एक ही उसमें आ जाएंगे लेयर में। ठीक है, समानता के कारण होगा। इसी में चौथा घटक लिखेंगे सामूहिक चेतना। चौथा घटक लिखेंगे सामूहिक चेतना। क्या लिखेंगे? सामूहिक चेतना लिखेंगे इसको। चौथा घटक लिखेंगे सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना। ठीक है, सामूहिक चेतना का मतलब क्या होता है कि हम क्या होते हैं, एक दूसरे के विचारों के प्रति, एक दूसरे के विचारों के प्रति क्या होते हैं? जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे के विचारों के प्रति क्या होते हैं? जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक जागरूकता एवं सामाजिक चेतना समान अधिकारों का बोध कराने हेतु आवश्यक होती है। तो अगर सामाजिक चेतना है अथवा सामाजिक जागरूकता है, तो हम एक दूसरे के अधिकारों के प्रति क्या रहते हैं? जागरूक रहते हैं। हम एक दूसरे के विचारों के प्रति क्या रहते हैं? जागरूक रहते हैं। एक दूसरे के प्रति हम क्या रखते हैं? सहयोग की भावना रखते हैं। बात स्पष्ट है। इसी के बाद आता है सामाजिक एकत्व एवं एकीकरण। पांचवी विशेषता लिखेंगे सामाजिक एकत्व। इसी में क्या लिखेंगे? सामाजिक एकत्व एवं एकीकरण। सामाजिक एकत्व एवं एकीकरण, इसका मतलब क्या होता है? तो समाज में क्या है? एकीकरण की भावना का विकास होता है। समाज में एकीकरण की भावना का विकास होता है, समाज में एकत्व की भावना का विकास होता है। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं की बजाय क्या होता है? हम की भावना विकसित होती है। तो वो जो मैं क्या होता है? व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट होता है, इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, व्यक्ति पर केंद्रित होता है। जबकि हम क्या होता है? सामाजिक कॉन्सेप्ट होता है, एक समूह पर केंद्रित होता है। वो सभी को साथ में लेकर के चलने की भावना होती है। किसमें? हम में। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई यहां तक। तो ये क्या है? सामाजिक एकत्व एवं एकीकरण होता है। ठीक है, छठा घटक लिखेंगे, छठा घटक लिखेंगे इस पे मानवता। हम क्या करेंगे? अगला घटक लिखेंगे, अगला तत्व लिखेंगे मानवता। किसके तत्व पढ़ रहे हैं हम? सामाजिक समरसता के। किसके घटक पढ़ रहे हैं हम? सामाजिक समरसता के। तो अगला घटक आता है मानवता। अब हम व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं देखेंगे। जब सामाजिक समरसता स्थापित हो जाएगी तो हम व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं पहचानेंगे कि फला मांझी है, फला पासी है, फला बामन है, फला ठाकुर है। ठीक है, ये सब नहीं। व्यक्ति क्या है? मानव है। व्यक्ति क्या है? मानव है। तो मानव के आधार पर हम उसको क्या करेंगे? देखेंगे। मानव के आधार पर ही हम उसके साथ क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। अगर हम जाति देख करके व्यवहार करते हैं, अगर हम धर्म देख करके व्यवहार करते हैं, तो हम सदैव क्या रहेंगे? पूर्वाग्रहित होकर के क्या करते हैं? व्यवहार कर रहे होते हैं। तो हमको क्या है? जाति धर्म इन सबको साइड में रख करके उसको सिर्फ मानव के तौर पे देखना है और मानव के आधार पे क्या करना है? उसको, उसके साथ हमको व्यवहार करना है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे समान अधिकार। अगली सातवां घटक क्या लिखेंगे? समान अधिकार। अगर आपको सामाजिक समरसता स्थापित करनी है, क्या स्थापित करनी दोस्त? सामाजिक समरसता स्थापित करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सबको समान अधिकार देना पड़ेगा। भाई भारतीय समाज सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहता था, तभी तो क्या किया गया? समान अधिकारों की बात की गई। कहां? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या किया गया है? समान अधिकारों की बात की गई है। बात स्पष्ट हो गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबको समान अधिकार देने पड़ेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा? सबको समान अधिकार देने पड़ेंगे और समान अधिकार देकर के ही हम सामाजिक समरसता स्थापित कर सकते हैं। उसके बिना वह संभव नहीं है। ठीक है, इसी में अगला लिखेंगे आठवीं विशेषता संप्रभुता।
क्या लिखेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत सरकार द्वारा या भारतीय लोकतंत्र द्वारा लिए जाने वाले निर्णय किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भैया फिर ये जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो सामाजिक समरसता में कैसे आता है? तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्या होती है? एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। और उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर वो क्या करता है? संप्रभुता को स्थापित करता है। विच मीन्स कि वो उसको क्या निर्णय लेना है, उसको क्या कर्म करना है, उसको कैसा समाज में रहना है, इसके लिए वो क्या होता है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसको अपना निर्णय लेने दो, उसको अपना काम करने दो। संप्रभु है वो, उसके निर्णय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। बात स्पष्ट है? अगला लिखेंगे सहिष्णुता। अगला लिखेंगे सहिष्णुता। क्या है अगला? सहिष्णुता। सहिष्णुता से कैसे आता है भाई? सहिष्णुता का सामान्य सा मतलब अभी हमने पीछे समझ लिया था कि हमको क्या होना चाहिए? एक दूसरे के खान पान के प्रति, एक दूसरे के रहन सहन के प्रति, एक दूसरे के विचार और राय के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के जाति के प्रति क्या होनी चाहिए? एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक स्वीकार्यता होनी चाहिए। स्वीकार्यता मतलब कि हम उसका निरर्थक विरोध ना कर रहे हो हर समय। हमको क्या करना है? उसको स्वीकार करके रखना है। हमको उसके प्रति क्या होना है? टॉलरेंट होना है, सहिष्णु होना है। ठीक है, तो ये सहिष्णुता अगर आप स्थापित कर पाते हैं तो आप सामाजिक समरसता स्थापित कर लेंगे। अन्यथा फिर क्या होता रहेंगे? घिसते रह जाएंगे उसी में हम। ठीक है, इसी में अगला देखेंगे 10वीं विशेषता, आखिरी विशेषता, ये आखिरी घटक। सामाजिक समरसता के घटकों में आखिरी घटक लिखेंगे सहकारिता। आखिरी घटक क्या लिखेंगे? सहकारिता। सहकारिता का कॉन्सेप्ट सामाजिक समरसता के लिए बहुत सही कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सहकारिता मतलब क्या होता है? सहरूप से क्या करना? कार्य करना। सहरूप से कार्य करने का मतलब क्या होता है? कि भाई समाज में रहने वाले जो लोग हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो समान उद्देश्यों अथवा समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ क्या करेंगे? कार्य करेंगे। एक साथ मिलेंगे, अपने संसाधनों को क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे और काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए भाई अमूल इंडिया चलता है। ठीक है, क्या चलता है? अमूल। ठीक है, अब अमूल क्या है? एक तरीके से सहकारिता का ही रूप है, सहकारिता का ही उदाहरण है, जहां पे समाज में ही रहने वाले लोग आपस में आए, मिले, कंपनी खड़ी की और क्या किया उनने? एक तरीके से यहां पे समान रूप से कार्य करते हुए स्वयं को सर्वोच्च स्तर पर लेकर के चले गए। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट आया यहां पर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट आया? हम का कॉन्सेप्ट आया। उनने मैं की बजाय किसको महत्व दिया? हमको महत्व दिया। और हम में सभी लोग शामिल हो गए समाज के। जब समाज के सभी लोग शामिल हो गए तो क्या हुआ? उन्हें समान रूप से कार्य किया और सभी सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। दैट मीन्स कि उनने सामाजिक समरसता के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त किया। उनने सामाजिक समरसता के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त किया। तो यहां तक बात स्पष्ट है? ठीक है, अब चलते हैं हम सामाजिक समरसता की विशेषताएं क्या होती हैं अथवा उसके लक्षण क्या होते हैं। सामाजिक समरसता की विशेषताएं क्या होती हैं अथवा उसके लक्षण क्या होते हैं। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी? तो सबसे पहली विशेषता क्या लिखेंगे? कि यह एक समाजवादी संकल्पना है। किस प्रकार की संकल्पना है? सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये, समाजवादी संकल्पना। भाई सीधी सी बात है, अगर आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसके तहत आप सामाजिक समरसता पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो सब समाजवादी संकल्पना ही तो रहेगी ना। क्यों? क्योंकि वो समाज का ही तो हिस्सा है, समाज का ही तो अंग है, समाज के ही तो चारों ओर क्या है? वो घूम रहा है पूरा का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? समाजवादी संकल्पना। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे या दूसरा लक्षण क्या लिखेंगे? दूसरा लक्षण लिखेंगे इसमें नैतिकता पर आधारित सिद्धांत होता है। क्या होता है ये? नैतिकता पर आधारित सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? नैतिकता पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है? नैतिकता पर आधारित सिद्धांत है, इसका मतलब क्या होता है?
कि भाई सामाजिक समरसता के तहत, सामाजिक समरसता के तहत हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि वो नैतिक आचरण करे। नैतिक आचरण करने का मतलब क्या होता है? नीति शास्त्र के अनुरूप आचरण करे। और यहाँ पे किस नीति शास्त्र की बात की जा रही है? तो हम यहाँ पे उस नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं जो समाज ने बनाया है। समाज ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, समाज ने क्या बनाया हुआ है? अपने परंपराएं बनाई हुई हैं, समाज ने अपने क्या बनाए हुए? नैतिक नियम बनाए हुए हैं। तो हमको क्या करना है? उनका पालन करना है। हमको क्या करना है? उनके अनुसार आचरण करना है। ठीक है, तो सामाजिक समरसता की दूसरी विशेषता क्या आती है? नैतिकता का पालन करना। ठीक है, तीसरी विशेषता लिखेंगे, तीसरी विशेषता लिखेंगे हम की भावना से प्रेरित होती है। किससे प्रेरित होती है? हम की भावना से। भाई अभी हमने पीछे जो डिस्कस कर लिया ना, वही चीज वापस से है कि भाई मैं के बजाय किसको किस सिद्धांत पे बल दिया जाता है? हम के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? हम पर जोर दिया जाता है। मैं का सिद्धांत क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हम क्या करते हैं? ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में काम करते हैं, हम के रूप में काम करते हैं। मैं का कोई स्थान नहीं रह जाता है सामाजिक समरसता के सिद्धांत के तहत। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे चौथा, सनातन धर्म से क्या होता है? ये प्रेरित होता है। सामाजिक समरसता का सिद्धांत जो है किससे प्रेरित है? विशेषताएं लिख रहे हैं हम सामाजिक समरसता की, तो ये किससे प्रेरित है? सनातन धर्म से प्रेरित है। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म है ना। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से कैसे प्रेरित है? तो हिंदू धर्म बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की। हिंदू धर्म किसकी बात करता है? वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और वसुधैव कुटुंबकम का सामान्य सा अर्थ क्या होता है? कि इस वसुधा में, इस धरती पर रहने वाले सभी लोग क्या हैं? मेरे अपने बंधु बांधव हैं, मेरे अपने भाई बहन हैं। तो अगर सभी लोग मेरे अपने भाई बहन हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहां से निकला? हिंदू धर्म से निकला। तो ये जो पूरा सिद्धांत है सामाजिक समरसता का, ये क्या है? सनातन धर्म से ओतप्रोत माना जाएगा, प्रेरित माना जाएगा। बात स्पष्ट है? अगला लक्षण लिखेंगे, सहकारिता में विश्वास करता है। अगली विशेषता लिखेंगे कि ये किस पर विश्वास करता है? सहकारिता में विश्वास करता है। अगली विशेषता लिखेंगे, अगला लक्षण लिखेंगे, ठीक है, पांचवा है, देख लीजिएगा। ये किस पे विश्वास करता है? सहकारिता पे विश्वास करता है। कैसे विश्वास करता है सहकारिता पर विश्वास? वो हमने देख लिया। सहकारिता पर विश्वास कैसे करता है उसको हमने पीछे देख लिया, वापस उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमने अमूल वाला उदाहरण देखा वो क्या था? वही था। इसके बाद अगली विशेषता लिखेंगे छठवीं, सामाजिक आदर्श से क्या होता है? प्रेरित होता है। सामाजिक आदर्श से क्या होता है? प्रेरित होता है। सामाजिक आदर्श से प्रेरित होने का मतलब क्या होता है? कि यहां पे क्या कुछ निकल करके आता है? समाज में कोई एक ऐसी चीज निकल करके आती है जो क्या होता है? आदर्श होता है। उसका सभी को क्या करना होता है? पालन करना होता है। ठीक है, तो ये उसका क्या है? सामाजिक समरसता का अगली विशेषता है। फिर उसी में लिखेंगे सातवीं विशेषता, व्यक्तिवाद के स्थान पर, व्यक्तिवाद के स्थान पर समूहवाद को बल दिया जाता है। समूहवाद को स्थान दिया जाता है। व्यक्तिवाद मतलब आई, मैं। व्यक्तिवाद मतलब क्या होता है? मैं। समूहवाद मतलब क्या होता है? हम। तो मैं का बजाय किसको स्थान दिया जाता है? किस पर बल दिया जाता है? हम पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? हम पर बल दिया जाता है। बात स्पष्ट हो गई? तो ये पूरा क्या था आपका आज का, इसमें लेक्चर में हमने क्या देखा? भारतीय समाज। सबसे पहले आज की लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय समाज क्या होता है। भारतीय समाज की जब हमने परिभाषा देख ली तो भारतीय समाज की विशेषताएं क्या होती हैं इसको हमने देखा। जब हमने भारतीय समाज की विशेषताओं को देख लिया तो फिर हमने ये देखा कि समाजीकरण क्या होता है, जिसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद सामाजिक समरसता क्या होती है ये हमने देखा। सामाजिक समरसता के बाद हमने सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक घटक क्या होते हैं, आवश्यक तत्व क्या होते हैं ये देखा। सामाजिक समरसता के उद्देश्य क्या होते हैं इसको हमने कवर किया। और साथ ही साथ सामाजिक समरसता की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी हमने कवर किया। ठीक है, अब अगली क्लास से हम क्या करेंगे? संस्कृति को पढ़ेंगे।
संस्कृति मतलब क्या होता है वो देखेंगे। भारतीय संस्कृति क्या होती है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं, भौतिक संस्कृति क्या होती है, अभौतिक संस्कृति क्या होती है, मूर्त संस्कृति क्या होती है, अमूर्त संस्कृति क्या होती है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास से चर्चा करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में निरंतर प्रश्न आते रहे हैं। तो आप लोगों में से यदि किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अन्यथा हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि संस्कृति के बारे में हम चर्चा चालू करेंगे। धीरे धीरे आपकी क्लासेस क्या है ऐसे ही चलती रहेंगी, जिसमें हमको पूरा ये सोशियोलॉजी वाला पोर्शन कवर करना है। ठीक है, संस्कृत जब एक बार संस्कृति वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, संस्कृति वाले पोर्शन को कवर करने में हो सकता है 2 से 3 दिन का समय लग जाए हमको, 4 दिन का। जब संस्कृति वाला पोर्शन कवर हो जाएगा तो हम क्या चालू करेंगे, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, आश्रम व्यवस्था क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ना चालू करेंगे। तो यहां तक किसी कोई डाउट? अगर डाउट है तो बता सकते हैं, अन्यथा अभी की क्लास को यहां पर समाप्त किया जाएगा। तो बंद कर दें क्लास को। धन्यवाद।